पाकिस्तान के पाले आतंकी चाहे पाताल में ही क्यों न छिप जाएं, वो सुरक्षा बलों की नजर से नहीं बच सकते। घने जंगल में आतंकवादियों के सीक्रेट अड्डे का पर्दाफाश हुआ है। आतंकवादियों को लगा था कि यहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन घाटी में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि आतंकवाद पर लगातार हो रहा है एक्शन। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर कैसे टूट रही है, उसकी 3 खबरें आपके सामने हैं। एक ही दिन में घाटी की 3 लोकेशन से आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ। सोपोर के एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए तो बडगाम में 5 आतंकियों को पकड़ा गया। शोपियां में आतंकियों का सीक्रेट अड्डा भी मिला है। घने जंगल में आतंकियों से सीक्रेट ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कायर आतंकी सेना की गोली से बचते बचाते ऐसे ही बिल में छिप जाते हैं, लेकिन अब आतंकियों की सीक्रेट गुफा भी सुरक्षा बलों की नजरों से बच नहीं पाई। पेड़ झाड़ियों की आड़ में बनाए सीक्रेट अड्डे में मौत का सारा सामान है, जो दहशत फैलाने के लिए काफी है। आतंकियों के खुफिया अड्डे से पर्दा उठते ही एक बड़ी साजिश टल गई, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में हथियार थे, जिसे बरामद कर लिया गया है। शोपियां जिले के यारवान जंगल क्षेत्र में आतंकियों का अड्डा मिला। गौर से देखिए, आतंकियों के सीक्रेट अड्डे से क्या क्या मिला है। इसमें खाने के पैकेट हैं, पानी के ड्रम हैं, बैग है, बर्तन है, जूते कपड़े हैं, हथियारों का सामान भी मिला है, जिसकी तस्वीर अभी जारी नहीं की गई है। इस ऑपरेशन को सेना की 62 राष्ट्रीय राइफल्स और शोपियां पुलिस ने अंजाम दिया है। आतंकी ठिकाने से हथियार और गोला बारूद के साथ ही अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ अभियान जारी है। आज सुबह जहां सोपुर में 2 मिलिटेंट मारे गए, उसके साथ साथ 5 जो लश्कर के मददगार हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, और दोपहर में शोपियां जिले के यारवन जंगलों में मिलिटेंटों का एक ठिकाना तबाह किया गया। सुरक्षा बलों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं और लगातार उन्हें सफलताएं मिल रही हैं। अगर मात्र जून महीने की बात करें, 10 से भी ज़्यादा ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने सफल तरीके से अंजाम दिए, जिनमें 32 मिलिटेंट मारे गए हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के सोपोर में आज सुबह गोलियों की गूंज सुनाई दी। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने बिना चूक के दोनों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। सोपोर में 2 आतंकियों के ढेर होने के साथ ही इस महीने अब तक 40 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हो चुका है। हर दिन करीब 2 आतंकी ढेर हो रहे हैं। आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इस साल 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। शोपियां और सोपोर के साथ साथ बडगाम में भी आतंक पर सुरक्षा बल कहर बनकर टूटे। यहां लश्कर के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 5 आतंकियों को अपने शिकंजे में लिया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सोपोर से शुजाउल हक, आज तक। आतंक परस्त पाकिस्तान की फिर से पोल खुली है। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में 2 मुहे पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंक से जंग का सिर्फ दिखावा करता है। मसूद अजहर जैसा आतंकी आजाद घूम रहा है वहां, और यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकी संगठनों को ऑपरेट करने दे रहा है। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आतंक परस्त पाकिस्तान फिर बेनकाब। अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान का सच। पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे हैं आतंकी।
जैश लश्कर से पाकिस्तान ने मूंदी आंखें। पुलवामा के बावजूद मसूद अजहर आजाद क्यों? इन तस्वीरों को दुनिया भूल नहीं पाई है। पुलवामा में आतंक का खूनी खेल खेला गया। जैश ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले किए, लेकिन पाकिस्तान की सरपरस्ती का हाल देखिए। इस हमले को अंजाम देने वाले जैश ए मोहम्मद पर उसने कोई आंच नहीं आने दी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म में पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा हमले के तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। पाकिस्तान ने जैश को अपनी जमीन से ऑपरेट करने दिया। पाकिस्तान ने मसूद अजहर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मसूद अजहर, साजिद मीर जैसे आतंकी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान जितनी मर्जी ढोंग कर ले, आतंक पर चाहे जितनी लीपापोती कर ले, दुनिया को ये पता चल गया है कि दहशतगर्दी को खाद पानी कहां से मिल रहा है। इसलिए आतंक के सबसे बड़े हमदर्द को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने ये लिस्ट में रखने का फैसला किया है। वजह यही है कि पाकिस्तान जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों पर नकेल कसने में नाकाम रहा। संभावना तो इस बार पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखने की थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से वो बच गया। आज तक ब्यूरो। उधर चीन की चालबाजी में फंसकर नेपाल भारत से अपनी दुश्मनी को बढ़ाता चला जा रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर विस्तारवादी चीन अब नेपाल की जमीन हड़पने में लगा हुआ है। नेपाल का एक पूरा का पूरा गांव अब चीन के कब्जे में है, लेकिन नया नक्शा जारी कर भारत पर जमीन हड़पने का आरोप नेपाल लगा रहा है और चीन वाले मामले पर वो चुप है। चीन की शह पर नेपाल की भारत से दुश्मनी। नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपना बताया। लॉकडाउन के बहाने भारत से लगती सीमा सील। नागरिकता कानून में बदलाव से भारत को झटका। बॉर्डर पर बांधों की मरम्मत में बार बार रोक टोक। एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाता जा रहा नेपाल अब चीन के हाथों अपनी जमीन खोता जा रहा है। एक तरफ नेपाल नया नक्शा जारी कर भारत के 3 इलाकों को अपना बताता है, दूसरी तरफ चीन की हरकत पर चुप है, जिसने दर्शकों से उसके दर्जनों इलाकों पर कब्जा जमा रखा है। यही नहीं, अब तो रूई नाम का ये पूरा का पूरा गांव चीन के कब्जे में आ गया है। यहां पर लगे पिलर पर भी चीन ने अपना लाल निशान लगा दिया है। ये गांव चीन के तिब्बत से सटे हुए इलाके में है, जिस पर अब चीन का कब्जा है। बात सिर्फ इस एक गांव की नहीं, बल्कि खुद नेपाल सरकार ने 11 ऐसी जगहों की पहचान की है जहां चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा रखा है। इसके बावजूद नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया केपी शर्मा ओली चुप हैं। वहीं उनकी कम्युनिस्ट पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल चीन के इशारे पर चल रहा है और उसको सारे के सारे खोट भारत में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन ये नेपाल के लिए खतरनाक स्थिति है, क्योंकि भारत नेपाल से जितना करीब है उतना करीब चीन कभी नहीं हो सकता। लेकिन नेपाल की राजनीति और सत्ता में बने रहने की लालसा की वजह से स्थितियां दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण होती जा रही है। जमीन हड़पने के हथकंडे के तौर पर चीन ने कई नदियों का रुख मोड़ दिया है, जिससे कटान वाले इलाके धीरे धीरे चीन के हिस्से में जा रहे हैं। इसके बावजूद नेपाल की चुप्पी पर जानकारों की राय यही है कि चीन से मिल रहे पैसों ने नेपाल के नेताओं की जुबान पर ताला लगा रखा है। ये चीन की चाल है। चीन हेवी फंडिंग कर रहा है, बहुत राशि दे रहा है, पैसा दे रहा है नेपाल को। नेपाल का प्रधानमंत्री मिस्टर ओली चाइना के सपोर्टर हैं।
चाइना के इशारे पे नाचते हैं और चीन एक तीसरा फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ खोल रहा है। नेपाल ने ठान रखा है कि वो भारत के साथ अपने सारे पुराने रिश्तों को तोड़कर ही रहेगा। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के बहाने उसने अपनी सीमा को सील कर लिया। यही नहीं, उन पर सशस्त्र सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया, जबकि अब तक ऐसा नहीं था। अब नेपाल के सुरक्षाकर्मी बात बात पर भारतीय सीमा की निगरानी में तैनात एसएसबी के जवानों से उलझ रहे हैं। नेपाल ने बिहार से लगने वाली सीमा पर पूर्वी चंपारण में बांधों की मरम्मत का काम रुकवा दिया। बातचीत के बाद काम फिर से शुरू हो गया। तटबंध है और इधर का जो एरिया है उसका रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए, ताकि बाढ़ में कोई परेशानी ना है, इसके लगातार पेट्रोलिंग के लिए यहाँ के इंजीनियर्स को वहाँ आने जाने की अनुमति मिल गई है और लाइटिंग का चल रहा है और इसमें कोई समस्या अभी आएगी नहीं और हम लोग को फ्री मूवमेंट हो गया है। तो फ्लड को लेकर सब बीच में जो दबाव की बात आ रही थी, सारी इश्यूज अभी रिजॉल्व हो गए हैं और आगे भी जो भी मजदूर वहाँ पर जाएंगे काम करने के लिए सभी को स्वास्थ्य का जाँच करा के हम लोग भेज देंगे वहाँ पर। सीमा सील कर दिए जाने से नेपाल में रह रहे मधेशियों का भारत के लोगों से संपर्क कट गया है। मधेशियों को किसी जमाने में नेपाल के राजाओं ने बिहार यूपी से बुलवाया था ताकि तराई के इलाके के जंगल साफ कर उनमें खेती की जा सके। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था में तरक्की हुई। आज भी मधेशियों और भारत में रह रहे लोगों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। इनके बीच शादियां होती हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से इनका मिलना जुलना तक बंद हो गया है। यही नहीं, अब इन मधेशियों के खिलाफ नेपाल के पहाड़ी लोगों और गुरखों को उकसाकर ओली सियासी चाल चल रहे हैं। इसी के तहत भारत से नेपाल में शादी करने वाली महिला को अब 7 साल बाद नागरिकता देने का प्रस्ताव आया है। इससे पहले शादी कर नेपाल जाने वाली महिला को तुरंत नागरिकता मिल जाती थी। इस प्रस्ताव का नेपाल में मधेशियों ने जबरदस्त विरोध किया। अनि चाहिँ त्यो 7 वर्ष तो चेलीबेटी जुन भारतको बिहा गरेर नेपालमा आउँछ त्यो के गर्छ? एकजनाले भन्छ एक हातमा सेन्दुर एक हातमा नागरिकता, यस्तो कहीं हुन्छ कि हाम्रो मधेसको नारी एकचोटि सेन्दुर लगाएपछि आफ्नो पतिलाई पति परमेश्वर ठान्छ शाहमुख महोदय। जानकारों के मुताबिक पार्टी में प्रचंड से खींचतान की वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी डगमगाने लगी थी। उसे बचाने के लिए उन्होंने भारत विरोध के नाम पर राष्ट्रवाद को हवा दी। दूसरी तरफ भारत विरोध के नाम पर वो चीन से मदद चाहते हैं और भारत पर दबाव बनाकर उससे भी रियायत की उम्मीद रख रहे हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो ये तो बात हो गई नेपाल की। एक तरफ वो नक्शा पास कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए चीन कैसे उसके गांव पर कब्जा जमाता हुआ चला जा रहा है, लेकिन नेपाल इस पर चुप है। आगे बढ़ते हुए बात अब महंगाई की कर लेते हैं। हर दिन 20 से 50 पैसे तेल की कीमत बढ़ाकर आपको महंगाई का जोर का झटका धीरे धीरे दिया जा रहा है। बढ़ती कीमतें हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं। पहली बार दिल्ली में डीजल 80 रुपए के पार जा चुका है। रिक्शा ठेले पर यह बाइक इसलिए नहीं रखी गई है कि ये खराब है। इस ट्रैक्टर को रस्सी से इसलिए नहीं खींचा जा रहा क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो चुका है। पटना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ यह अनूठा प्रदर्शन है राष्ट्रीय जनता दल का। यहाँ ये दिखाने की कोशिश है कि तेल आम लोगों की पहुंच से बाहर है, इसलिए बाइक या ट्रैक्टर चलाने का एकमात्र विकल्प यही बचा है। बढ़ती हुई तेल और डीजल की कीमतों के खिलाफ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यहाँ अनोखे तरीके से पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर को यहाँ खींचा जा रहा है रस्सी से। दिखाने की ये कोशिश है कि किसानों को डीजल की कीमतों के बढ़ने से परेशानी। डीजल की कीमतों में लगातार 19वें दिन बढ़ोतरी हुई है। 80 रुपए की बाधा को पार कर पहली बार डीजल का दाम पेट्रोल से आगे निकल गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल का दाम जो है पेट्रोल से महंगा हो गया और ये महंगाई की मार तो पहले से जनता झेल रही है। कोरोना की मार झेली, बहुत लोगों ने रोजगार जो है उनका छिना, किसान व्यापारी सब पहले से तबाह है। अब जो है
पेट्रोल और डीजल की जो मार हुई है ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 79 रुपए 92 पैसे पहुंच गया है, जबकि डीजल 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। लॉकडाउन से एक तो लॉकडाउन की मार और डीजल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल से भी महंगा 80 रुपए डीजल हो गया है। अब तो गाड़ी चलाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, गाड़ी चलाने की नहीं चलानी। कि जो आज के जो आंकड़े हैं डीजल के, वो 80 रुपए को भी पार कर गया है। पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हुआ है कि डीजल के जो रेट है वो पेट्रोल से भी आगे जा चुके हैं। 80 रुपए से ज्यादा डीजल की कीमतें देश की राजधानी दिल्ली में हो चुकी हैं। वहीं पेट्रोल 79 रुपए पे अभी आके बना हुआ है। आपको बता दें कि अगर आज के जो आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 14 पैसे डीजल की दामों में इजाफा देखा गया है। तो वहीं जो पेट्रोल के दाम है, अगर आज में 16 पैसे की इस चीज में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीते अगर 18 दिनों का आपको आंकड़ा बताएं तो अब तक डीजल की कीमत में खासकर 10 रुपए तक का उछाल दिखा गया है। वहीं पेट्रोल के जो प्राइजेस हैं वो 8 रुपए तक बढ़ चुके हैं। पिछले 19 दिन में डीजल 10 रुपए 62 पैसे महंगा हो गया है, तो पेट्रोल का भाव 8 रुपए 66 पैसे बढ़ा है। पटना से रोहित सिंह और दिल्ली से निखिल लखवानी के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात दिल्ली में बेकाबू हो रहे कोरोना की। दिल्ली में पिछले हफ्ते भर से ऐसा लग रहा है कोरोना का विस्फोट हो गया है। हालत यह है कि राजधानी दिल्ली कोरोना केस में मुंबई से आगे निकल गई है। एक दिन में सामने आने वाले नए मरीजों का आंकड़ा मुंबई के मुकाबले राजधानी दिल्ली में 3 गुना ज्यादा है। चीनी वायरस राजधानी पर अपना शिकंजा तेजी से कस रहा है। दिल्ली में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और दिल्ली कोरोना से बेहाल मुंबई को पीछे छोड़ चुकी है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,788 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि मुंबई में 24 घंटों में सामने आने वाले मरीजों की संख्या है 1,118। दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया है, जबकि मुंबई में कोरोना के कुल केस 69,528 हैं। वायरस से होने वाली मौतों की बात करें तो 24 घंटे में दिल्ली में 64 मरीजों की जान गई है। वहीं मुंबई में 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 38 पर आ गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि मुंबई में कोरोना का शिकंजा कुछ ढीला हुआ है, तो वहीं दिल्ली पर वायरस ताबड़तोड़ वार कर रहा है। दिल्ली और मुंबई में 24 घंटे में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में 3 गुना से ज्यादा का फर्क है। एक दिन में होने वाली मौतों के मामले में भी दिल्ली मुंबई से आगे निकल गई है। कुल मरीजों का आंकड़ा भी मुंबई को पीछे छोड़ गया है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में डबलिंग रेट 39 दिन है, तो वहीं दिल्ली में करीब 14 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुना हो रही है। मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस 28,548 हैं, जबकि दिल्ली में 26,588, यानी यहां भी दिल्ली मुंबई से ज्यादा पीछे नहीं है। दिल्ली सरकार हालात से निपटने की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने एक बैंक्वेट हॉल का दौरा किया। इस बैंक्वेट हॉल में 100 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया गया है। सीएम ने ऐलान किया है कि दिल्ली के सभी बैंक्वेट हॉल कोरोना सेंटर में तब्दील किए जाएंगे और हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम होगा। छतरपुर के राधा स्वामी ब्यास में 10,000 बेड का विशाल कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। इसके संचालन का जिम्मा आईटीबीपी को सौंपा गया है। आर्मी के डॉक्टर और नर्स यहां मरीजों की देखभाल करेंगे। ये कोविड केयर सेंटर 26 जून को शुरू हो जाएगा। होम आइसोलेशन पर एलजी और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। सरकार ने आदेश निकाले हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको डॉक्टर उसके घर नहीं जाएगा, उसको कोविड सेंटर में आके लाइन में लगना पड़ेगा। अब 103 बुखार वाला आदमी, 102 बुखार वाला आदमी, उसको लाइन में क्यों खड़े कर रहे हो? ये कहाँ की व्यवस्था है? तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। सिस्टम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और सारी संस्थाएं सब मिलके काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से निवेदन है, उन्होंने जिस भी कारण से निकाला ऑर्डर, हो सकता है कुछ गलतफहमी रही होंगी, अब उस ऑर्डर को वापस लें। दिल्ली सरकार पहले ही 31 जुलाई तक कोरोना मरीजों की संख्या करीब 5.5 लाख तक पहुंचने की आशंका जता चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हालात से निपटने के लिए तैयार है। बेड की संख्या मरीजों से ज्यादा और आने वाले वक्त में रैपिड टेस्टिंग के जरिए
हर एक संक्रमित तक पहुंचकर उसका इलाज किया जाएगा। अंकित यादव और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उधर एक तरफ दिल्ली में कोरोना की चाल बेकाबू हो रही है, दूसरी तरफ दिल्ली के नेता जुबानी जंग में जुटे हुए हैं। दिल्ली सरकार केंद्र के बनाए क्वारंटीन नियमों पर आपत्ति जता रही है, तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कोरोना के मोर्चे पर केजरीवाल सरकार फेल हो चुकी है। जब दिल्ली में देखें तो दो मॉडल हैं, ओवरऑल कोरोना पे दो मॉडल सामने आ रहे हैं। एक तो ये अमित शाह जी वाला मॉडल है कि जिसमें हर आदमी को पॉजिटिव पाए जाने पे कोविड केयर सेंटर, क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी है। कोई भी हो, पॉजिटिव पाए जाने पे तुरंत उसको क्वारंटीन सेंटर लेके जाना पड़ेगा, चाहे बस में बिठा के ले जाना पड़े। दूसरा अरविंद केजरीवाल जी वाला मॉडल है कि उसको अगर कोविड पाया जाता है, कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो मेडिकल की टीम उसके घर पे आएगी, चेकअप करेगी, अगर हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल भेजेगी, अगर घर पे ही रहना है तो घर पे रहने के लिए दिशा निर्देश देगी, और अगर उसके घर में व्यवस्था नहीं है तो उसको क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए कहेगी। तो ये तो संघ ही बनाना चाहते थे दिल्ली को, ये तो दिल्ली को स्वर्ग बनाना चाहते थे। तो ये घर घर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, पैसे को तो ऐड में लगा रहे हैं। आप कहां से घर घर जाकर लोगों की चेकिंग करा देंगे? या दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए ये भी तुम एक राजनीति कर रहे हो आपस में, तुम ऐसी भाषा बोलो, मैं ऐसी भाषा बोलूंगा। तो इनका करेक्टर सामने आ गया, ये एक्सपोज हो गए। अब तो इनको राइट टू रिकॉल में जाना चाहिए। केजरीवाल के अंदर अगर मानवता है, गैरत है, तो केजरीवाल बोला करते थे कोई सरकार फेल हो जाए तो राइट टू रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए देश के अंदर। तो केजरीवाल साहब आपका क्या कहना है इसमें? मनीष सिसोदिया आपका क्या कहना है? अब राइट टू रिकॉल में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए लोगों को? जी, देश में कोरोना पर बवाल है, तो उधर लंदन में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कल से शुरू हो चुका है। इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों का दावा है कि जानवरों पर सफल ट्रायल के बाद इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू हुआ है। जबकि पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जादुई दवा की खोज में जुटी हुई है, लंदन में इस खोज की दिशा में एक बड़ी कोशिश बुधवार से शुरू हो गई। लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने नया कोरोना वायरस वैक्सीन इजाद किया, जिसका इंसानों पर ट्रायल शुरू हुआ है। जानवरों पर ट्रायल कामयाब होने के बाद इंसानों पर यह ट्रायल शुरू हुआ है। अगले कुछ हफ्तों में करीब 300 लोगों पर यह ट्रायल होगा। पहला चरण कामयाब होने के बाद अक्टूबर में करीब 6000 लोगों पर इसे आजमाया जाएगा। I wouldn't be working on this trial if I didn't feel cautiously optimistic that we will see great immune responses in our participants. But there's still a long way to go to evaluate this vaccine. ये वैक्सीन नहीं है क्योंकि इस वैक्सीन को विकसित करने में जेनेटिक कोड के सिंथेटिक स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल किया गया है। मांसपेशी में जाने के बाद शरीर की अपनी कोशिकाएं कोरोना वायरस पर स्पाइकी प्रोटीन बनाने लगती है। इससे शरीर में कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने की ताकत रखने वाला इम्यून तैयार होता है। इस वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन में काफी उत्साह है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने इस वैक्सीन को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल की शुरुआत से ये वैक्सीन पूरी दुनिया में उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन 100 से ज्यादा वैक्सीन के ट्रायल पूरी दुनिया में जारी है। आज तक ब्यूरो। बाबा रामदेव ने कोरोना के खिलाफ दवा इजाद करने का दावा तो कर दिया, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे फ्रॉड करार देते हुए राजस्थान में इसे बेचने पर पाबंदी लगा दी है। मंत्री रघु शर्मा ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर पतंजलि की दवा आधिकारिक रूप से बिकती हुई पाई गई तो रामदेव के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। अब तक 93,53,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जद में ले चुका है। 4,79,000 की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। ऐसे वक्त में जब बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा का मंत्र फूंका तो लोग चौंक गए। खुशी भी थी, आखिरकार कोरोना का रामबाण मिल ही गया। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला राज्य बन गया जिसने बाबा रामदेव की दवा की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता।
कोविड-19 महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औषधि का विक्रय पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा और ये कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो। ये किस तरह से इन्होंने किसकी परमिशन से ट्रायल किया है, मजाक बना दिया इन्होंने। इससे पहले केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावों पर सवाल खड़े कर दिए थे। विज्ञापन पर रोक लगाया गया, दवा की जांच की बात कही गई है, पतंजलि से दवा के बारे में जानकारी मांगी गई है। आपकी दवा उसको कुछ करने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर से वो जाए और लोगों को जल्दी मिले, इसीलिए वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए उनको कहा हुआ है। उन्होंने कल पूरी रिपोर्ट भेजी है, आज वो रिपोर्ट हम देखेंगे, टास्क फोर्स को भेज के उसका कंफर्मेशन बाद में उनको दे देंगे। आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने भी पतंजलि की ओर से किए गए दावों को गलत बताया है। साथ ही पतंजलि को नोटिस भी जारी करने की तैयारी चल रही है। इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है, इसकी परमिशन कैसे कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने। हालांकि पतंजलि का दावा है कि उसने आयुष मंत्रालय को मांगी गई सारी जानकारी भेज दी है। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना के खिलाफ पतंजलि की दवा बिल्कुल सही है। क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के माने कोरोना और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। ये सच है कि इस महामारी के बीच हर कोई कोरोना के इलाज की आस लगाए बैठा है। महामारी का खौफ अपनी जगह है, लेकिन कोरोनिल को कोरोना के 100% इलाज की दवा के दावे को वैज्ञानिक कसौटी पर कसना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जाहिर है सवालों के बीच रामदेव बुरी तरह घिर गए हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।